हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हमने, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है, जिसमें चैप्टर 5th जो हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड। इसमें पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं इसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम जो इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनली जो हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, और ये बोर्ड दो काम करता है। एक तो तरफ से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कमेटी तैयार करता है, और ये जो कमेटी है वो क्या तैयार करती है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करती है। दूसरा ये करता है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट के लिए स्टैंडर्ड जो बनाता है कि जो रिपोर्टें तैयार होती है वो किस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, उनमें किस प्रकार से उनका फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्या क्या एजम्पशंस को हमने शामिल करना चाहिए। जब ये रिपोर्ट स्टैंडर्ड बनाया जाता है तो इसका जो एरिया है वो बहुत ही वाइड एरिया जो है वो रेंज है वो कवर करती है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड होता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाया जाती है, क्योंकि उनको उन्हीं चीज को फॉलो करना है। इट मींस जो कंपनी नेशनल से इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में काम करती है, उसके लिए दो तरह की रिपोर्ट, दो रिपोर्ट बनानी पड़ेंगे। एक तो नेशनल बेस के ऊपर जिनके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाता है, और दूसरी जो है कि जो फॉरेन अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड है या जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको ध्यान में रख के जो रिपोर्ट बनाई जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो इस प्रकार दो तरह की रिपोर्ट बनती है। तो जो इंटरनेशनली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, उनके लिए कौन कौन सी ऐसी एजम्पशंस हैं जिनको हमने कंसीडर करना बहुत जरूरी है। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। एक संस्था की जब ये रिपोर्ट तैयार करती है तो ये मान लिया जाता है कि वो जो बिजनेस कर रही है वो इनफिनिटी पीरियड के लिए बिजनेस कर रही है, यानी कि उसका एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर्स के भी, और यानी कि फ्यूचर्स के अंदर वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ये मान के हम ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। दूसरा इसमें एक्रूअल अजम्पशंस। एक्रूअल मींस जब कोई भी डील होती है उसके ऊपर हम कंसिडर नहीं करते, जो एक्चुअल में जो इनकम और जो एक्सपेंसेस होता है उसके बेस के ऊपर यह रिपोर्टें तैयार की जाती है। यदि हमने कोई डील किया है कि अगस्त के अंदर डील किया, तो हम अगस्त को बेस नहीं मानेंगे, लेकिन अगर उसका क्या है कि फरवरी के अंदर हमने माल सेंड किया, माल भेजा, उसके ऊपर हमें सेल किया, तो उसको फरवरी को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, न कि अगस्त को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। दूसरी इसके अंदर क्या आ जाता है कि यहाँ पे नंबर थर्ड के अंदर हम देखते हैं मेजरिंग यूनिट अजम्पशंस। इसमें यानी कि जो कोई भी जो हमारे पास एसेट्स होती हैं उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिखाने के लिए हमें जो उनकी करंट वैल्यू होती है और जो या फेयर वैल्यू होती है उसके ऊपर दिखानी पड़ती है, जबकि नेशनल बेस पे रिपोर्ट बनाते समय वो रिपोर्टें जो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर बनती है, यानी कि जो कॉस्ट के ऊपर तैयार होती है। यहाँ पे क्या है कि जो फेयर वैल्यू या जो करंट प्राइस होती है उनकी मार्केट जब जिस टाइम रिपोर्ट बनती है उनको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो ये इनके अंदर दोनों जो रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट नेशनल और इंटरनेशनल, उनके अंदर ये डिफरेंशिएशन पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर कांस्टेंट प्राइस जो पावर अजम्पशंस, जो कांस्टेंट जो परचेजिंग पावर अजम्पशंस है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कैपिटल की जो वैल्यू होती है उसके अंदर एडजस्टमेंट किया जाता है एंड ऑफ द पीरियड फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और वो इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के किया जाता है, इसलिए इसे कांस्टेंट प्राइसिंग से पावर अजम्पशंस के रूप में देखते हैं। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि हमें जो इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड है इनकी आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है। तो ये निम्न जो है कि 6 पॉइंट्स का एरिया कवर करते हैं जनरली। एक तो हो जाता है कि इजी टू मेक का इसमें कंपैरिजन, क्योंकि जो भी फर्म इंटरनेशनल नेशनल से इंटरनेशनल काम करेगी
उन्हें जो अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी वो उसी स्टैंडर्ड के अंदर तैयार होती है। तो इसलिए आपस में उनका कंपैरिजन करना भी आसान होता है। एक पीरियड से दूसरे पीरियड की अवधि का भी है फिर रिपोर्ट्स होती है, उनका भी कंपैरिजन आसान हो जाता है क्योंकि उनके अंदर सेम स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया हुआ होता है। दूसरा, यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये नहीं कि एक पीरियड की रिपोर्ट है वो कुछ उसके अंदर स्टैंडर्ड कुछ और है, दूसरी रिपोर्ट के अंदर कुछ है, तो उससे क्या है कि वो यूनिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड सेम फॉलो किए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट होंगी, चाहे पिछले पीरियड की हो चाहे करंट ईयर की हो, उनके अंदर एक समान देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो कैपिटल राइजिंग अबाउट के अंदर अगर हम कैपिटल राइज करनी है तो उसके लिए स्टैंडर्ड को अगर हम फॉलो करते हैं तो जो कॉस्ट है वो हमारी कम पड़ जाती है। इसके बाद में ट्रू और फेयर वैल्यूएशन है, वो एसेट्स है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होता है, यानी कि जो फेयर वैल्यू होती है जो करंट वैल्यू होती है, इसलिए यहाँ पर एसेट्स का वैल्यूएशन है वो उचित और सही सच्चा यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारे फ्रॉड्स या जो मैनिपुलेशन जो अकाउंट्स में होते हैं उनकी यहाँ पर संभावना है वो कम हो जाती है जब हम इसके अंदर इंटरनेशनली फॉरेन रिपोर्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो मेरे को उम्मीद है कि बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त हुई कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्ट स्टैंडर्ड क्या होते हैं और किस प्रकार की जो अजम्पशंस हैं यहाँ पर लेके चलते हैं और इनकी जरूरत क्यों होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।